औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद मेवा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का हमारा टॉपिक है एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी। एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी साइकोलॉजी के जो पैराडाइम्स हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, उनमें एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत इम्पोर्टेंट, अपनी बहुत अहमियत रखती है। तो आइए आप हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी को। सबसे पहले हम एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी के थीम के ऊपर बात करते हैं। तो एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी डील करती है जो हमारे अंदर ओवर चेंजिंग ट्रांजिशंस होते हैं। एक पीरियड से हम दूसरे पीरियड में जो इंडिविजुअल्स ट्रांसफ़र होते हैं और फिर वहाँ पर उनको किन किन चीज़ों से जो है वो इनकाउंटर, उनका सामना करना पड़ता है जब वो उनके अंदर वो डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा होता है। तो इंडिविजुअल जो है वो उनको अवेयर होना चाहिए अपनी बीइंग इन द वर्ल्ड। ये जो कुछ उनकी थी कि जो इनमें टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की गई, जो पॉइंट्स उसमें अराइज़ हुए कि बीइंग इन द वर्ल्ड और आस्किंग हु विल आई बी, हु एम आई, वेयर डू आई कम फ्रॉम, कि इस दुनिया में रहना कैसा है, उसके अलावा कि मैं क्या हूँगा, मैं क्या हूँ और कहाँ से मैं आया हूँ, ये क्वेश्चंस हैं। तो ह्यूमन बीइंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं अपने प्लान्स के, अपनी डेस्टिनीज़ के। तो एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी बेसिकली जो एग्जिस्टेंशियलिज़म है वो कंसर्न करता है कि किस तरह से जो इंडिविजुअल्स हैं अपने ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड के साथ रिलेट करते हैं, दूसरे लोगों के साथ किस तरह से रिलेट करते हैं और अपनी ही जो ज़ात की अपनी जो हमारी सेंसेस हैं उनके साथ वो किस तरह रिलेट करते हैं। तो एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी का जो एम्फसाइज है और वो है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम के ऊपर, यानी वक्त की अहमियत के ऊपर। उसमें पास्ट एंड फ्यूचर, यानी हमारा माजी क्या था और हम फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं, बट पर्टिकुलरली ये जो ज़्यादा ज़ोर देती है वो प्रेजेंट पे देती है। और इस चीज़ को समझने के अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ एंड वंस वर्ल्ड, अपनी दुनिया को समझना और अपने आप को समझना, ये मेन थीम है एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी का। प्रोमिनेंट एग्जिस्टेंशियल फ़िलासफ़र्स में सबसे पहला नाम सॉरेन किरकेगार्ड का आता है और इनको फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म भी कहा जाता है। इन्होंने जो है एक बुक लिखी थी, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेड, द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेड एंड आइदर और। ड्रेड बेसिकली फेयर को कहते हैं, तो इनके ऊपर फेयर का या एंजाइटी का जो कॉन्सेप्ट था उसके बारे में थी। ये जो किरकेगार्ड का मेन कॉन्सेप्ट वो यही था कि इंसान जो है वो अपने आप को, अपनी एग्जिस्टेंस को जो है वो पहले तो डिज़ायर करता है। इंसान की जो डिज़ायर्स होती हैं वो अब्दी होती हैं। इंसान जन लाफ़ानी उनकी डिज़ायर्स करता है, लेकिन उसे पता है उसको डील करना पड़ता है उन फैक्ट्स है कि जो एग्जिस्टेंस है वो टेम्प्रेरी होती है। और जब इंसान की जब पॉसिबल होता है इंडिविजुअल को कि वो अपने इस टेम्पोरल नेचर को भूल जाए, तो उसे बहुत सारी इश्यूज़ का जो है वो ज़िंदगी में उनको डील करना पड़ता है और इंसान बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जो है वो शिकार होता है। जब एक इंडिविजुअल एडोलेसेंस की कंडीशन में जाता है, जब उनको इस चीज़ों का एहसास, अवेयरनेस होती है अपनी फिनिटनेस की, तो उस वक़्त उसको डील करना पड़ता है, जिसको उन्होंने 3 प्रॉब्लम्स का ज़िक्र किया था, टॉर्मेंट का, एंगेस्ट का और ड्रेड का। ये 3 प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली कि साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, फ़िज़िकल और मेंटल इश्यूज़ जो आ जाते हैं उसके साथ, फिर उसकी जो एंजाइटी होती है और ड्रेड जो है वो फेयर होता है, उसका सामना करना पड़ता है। तो ये जो बेसिकली जो किरकेगार्ड का काम था वो यही था कि हम अनकम्फर्टेबल स्टेट जो है उसके साथ कैसे डील कर सकते हैं और कैसे हम इसके ऊपर जो है वो ह्यूमंस जो किस तरह से ह्यूमन जो है वो बन सकते हैं इस तरह से इन चीज़ों के साथ डील करके। जी, फ्रेडरिक नीशे जो है ये एक जर्मन फ़िलासफ़र थे और इनका जो एम्फेसिस था वो इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन सब्जेक्टिविटी पे था। इनका जो बिलीव था वो इरेशनल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा था कि इरेशनल जो एस्पेक्ट्स हैं वो ह्यूमन नेचर के अंदर ज़्यादा इम्पोर्टेंट किरदार अदा करते हैं। इनका एम्फेसिस जो था वैसे भी वो डायनामिक्स ऑफ रिसेंटमेंट था, गिल्ट के ऊपर था और हॉस्टिलिटी के ऊपर था कि इनको इंसान जो है वो रिप्रेस करने की कोशिश करता है। इन्होंने कहा था कि जो यूरोपियन है वो अपने रिप्रेस्ड जो उनके इंस्टिंक्ट्स होते हैं उनको सेल्फ हेट्रेड और एग्रेशन के ज़रिए से जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। इनका कॉन्सेप्ट सुपरमैन का इन्होंने कॉन्सेप्ट पेश किया था। इन्होंने कहा था कि वो अफराद जो कि अपने आप को अलाउ करते हैं कि विल टू पावर को डेवलप करने के लिए वो क्रिएटिव होते हैं, डायनामिक होते हैं और वो अचीविंग पोजीशन में होते हैं लीडरशिप की।
इन्होंने कहा था कि अगर इंसान रियलाइज़ कर लेता है अपनी इंडिविजुअल पोटेंशियल को और अपनी एग्जिस्टेंस को, तो इंडिविजुअल जो है वो अटेन करता है विल टू पावर। यानी विल टू पावर को तब इंसान अटेन करता है जब वो अपनी पोटेंशियलिटीज़ को और अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसको रियलाइज़ कर लेता है। तो ये इन्होंने निशे के मुताबिक उन्होंने बेस था लाइफ फोर्स के, यानी ये जो विल टू पावर था ये बेस करता था लाइफ फोर्स के ऊपर। फिनोमेनोलॉजी एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था और इसको डेवलप किया था एडमंड हर्सल ने 1859-1938 उनका एरा है। ये बेसिकली एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी का एक पार्ट है। फिनोमेनोलॉजी उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी है जो कि इंसान अपने कॉन्शियस के अंदर जो है वो एक्सपीरियंस जिनको कर रहा होता है। इसकी जो मेथडोलॉजी है फिनोमेनोलॉजी की, वो कंसंट्रेट करना किसी फिनोमेना पे, फिर उसको एनालाइज करना उस फिनोमेना को, और फिर उसके बाद फ्रीइंग वन सेल्फ ऑफ प्री कॉन्सेप्शन, कि इंसान अपने आप को उन प्री कॉन्सेप्शन से फ्री करे और उसके बाद उसको ऑब्ज़र्व करे ताकि वो उसको अंडरस्टैंड कर सके फिनोमेना को और दूसरों के लिए उसे फ़ायदा पहुंचा सके, और जो उसने शुरू किया था, जो उसने एनालाइज किया, यानी दूसरों को उसको अंडरस्टैंड करने में उनकी मदद कर सके। इंटेंशनैलिटी जो है ये रेफ़र करती है प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू द माइंड, यानी चीज़ें जो हमारे माइंड में आती हैं उसका क्या प्रोसेस होता है जो इंटेंशनली हम ऑब्ज़र्व करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर से। तो जो फिनोमेनोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो इम्पोर्टेंट है फॉर मैनी गेस्टाल्ट और एग्जिस्टेंशियल राइटर्स के लिए। इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिनोमेनोलॉजी। जी, कार्ल जैस्पर का नाम आता है। कार्ल जैस्पर ने एक फ़िलासफ़ी डेवलप की थी जो थी डील करना बेसिकली प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमैनिटी, उसके ऊपर। तो उन्होंने कहा था कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसमें डेथ भी होती है, सफरिंग भी होती है, स्ट्रगल भी होती है और गिल्ट भी होती है। वो कहता है इसको डील करने के लिए और इसको ट्रांसिट करने के लिए यानी इनसे बचने के लिए, इसको दूर करने के लिए इंसान को क्या करना होता है, अपने तौर पर स्ट्रगल करनी होती है। और इस स्टेट को वो कहता है अवेयरनेस ऑफ आवर सेल्फ, और जो हमारी असर्शन होती है थ्रू चॉइस एंड डिसीजंस के ज़रिए से, यानी हम चॉइस और डिसीजन के ज़रिए से इससे जो है वो निपट सकते हैं। इसमें उन्होंने मुख्तलिफ टर्म यूज़ की थी। बीइंग देयर का मतलब है कि जिसमें नोइंग द वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, इसको बीइंग देयर कहा। बीइंग वन सेल्फ का मतलब होता है कि अटेंड नॉट ओनली थ्रू सेल्फ अवेयरनेस बट आल्सो थ्रू कम्युनिकेशन विद अदर्स। ठीक है जी, यानी डिस्कशन वगैरह करना, ये बीइंग वन सेल्फ कहलाता है। और एजुकेशन हासिल करना, पॉलिटिक्स, यानी दो बीइंग्स थी, बीइंग्स देयर थे और बीइंग वन सेल्फ थी। जी, साइकोलॉजी की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम जीन पाल सार्त्रे 1905 टू 1918 का पीरियड था। इन्होंने डील किया था जी इश्यूज़ के साथ जिनका कंसर्न था मीनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर, यानी इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस के मीनिंग्स क्या हैं, इस पे उन्होंने डील किया था। वो इस प्रॉब्लम के बारे में उनका जवाब था कि वो कहता था कि कोई इंट्रिंसिक रीज़न नहीं है इस चीज़ को एक्सप्लेन करना का कि दुनिया और जो ह्यूमैनिटी है उसको एग्जिस्ट करना चाहिए। तो वो कहता है इंडिविजुअल्स को रीज़न्स जो हैं वो तलाश करने चाहिए, वजह तलाश करनी चाहिए। ह्यूमैनिटी इज़ फ्रीडम, वो कहता है ह्यूमैनिटी इज़ फ्रीडम, और जो इंडिविजुअल्स होते हैं मस्ट चूज़, उनको ये लाजमी तौर पर उनको चूज़ करना चाहिए व्हाट देयर ओन एंड एनवायरमेंटल लिमिटेशंस, के उसके अपनी लिमिटेशंस क्या हैं और उसके एनवायरनमेंट की लिमिटेशंस क्या हैं, और उसको डिसाइड करना चाहिए कॉन्स्टेंटली के, और उनको जो है दे आर डिमांडेड टू बी फ्री। ठीक है जी, उनको डिमांडेड क्या होना चाहिए, टू बी फ्री। तो साथे का बिलीव था कि जो एग्जिस्टेंशियल साइको एनालिसिस है उसको डील करना चाहिए इमोशनल प्रॉब्लम्स के साथ। इमोशनल प्रॉब्लम्स कब होती है, जब इंसान डील करता है जब इंसान अपने ओरिजिनल चॉइसेस को एक्नॉलेज नहीं कर पाता है। क्योंकि इंसान को जो अपनी फ्रीडम होती है और जो अपनी नथिंगनेस है ना, कि इंसान कुछ भी नहीं है, वो उसको फेस करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो साइकोथेरेपिस्ट जो होते हैं उनको हेल्प करनी चाहिए पेशेंट की, तो कन्फ्रंट जो है वो एक्सक्यूज़ का सामना, जैसे कि द रीज़न माई लाइफ इज़ मिजरेबल इज़ बिकॉज आई वॉज बोर्न आउट ऑफ द वेडलॉक। ये बेसिकली क्वेश्चन है जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, नॉट इन पाकिस्तानी। सिंपली मैं यही कहूँगा कि इंसान को जो है जो साइकोथेरेपिस्ट को बहुत सारे जो इंसान के प्रॉब्लम्स होती हैं उनके साथ डील करना चाहिए, जो उसकी एग्जिस्टेंस के हवाले से उसके साथ फेस आ सकती हैं।
अब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंशियल पर्सनालिटी थ्योरी के ऊपर। इसकी जो मेजर जो एग्जिस्टेंशियल थीम्स हैं जिनको फॉलो किया था यूलम्स मॉडल ने, उसमें जी लिविंग एंड डाइंग है, फ्रीडम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चॉइस, आइसोलेशन है, आइसोलेशन एंड लविंग है, मीनिंग ऑफ एंड मीनिंगलेसनेस है। तो यहाँ पे ये डिपेंड, इंसान की पर्सनालिटी डिपेंड करती है कि हम कितनी ईमानदारी के साथ और अथेंटिसिटी के साथ डील करते हैं इन तमाम थीम्स के साथ। ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं एग्जिस्टेंस के ऊपर और साइकोलॉजिकल वेलबींग के ऊपर एक इंसान की, सिंपली कि उसकी पर्सनालिटी के ऊपर। सबसे पहली जो टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बीइंग इन द वर्ल्ड। बीइंग इन द वर्ल्ड, इसको जो आम जर्मन लैंग्वेज में डेस इन का वर्ड यूज़ किया गया है। डेस इन का वर्ड यूज़ किया गया है, ये एबिलिटी होती है कि कॉन्शियसली हम जो अवेयर होते हैं अपने बारे में और दूसरों के बारे में, ये इंसान को, ह्यूमन बीइंग को सेपरेट करती है दूसरी स्पीशीज़ के साथ, यानी हमारी अवेयरनेस अपने बारे में। तो बेंस विंगर जो था उसने यूज़ किया था टर्म डेस इन, और इसका मतलब होता है बीइंग इन द वर्ल्ड, विच रेफर टू द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू बी एबल टू थिंक अबाउट एंड रिफ्लेक्ट ऑन इवेंट्स एंड टू एट्रीब्यूट मीनिंग्स ऑफ देम, कि अपने मीनिंग्स को समझना, अपने मीनिंग्स का पता लगना कि भाई हम इस दुनिया में हैं क्यों, हमारा वजूद क्या है। ये जो कंसेप्ट है आल्सो बीन एक्सप्रेस्ड बाय बेंसविंगर, और दूसरों ने भी इसको किया एज बीइंग फॉर इटसेल्फ, विद द इम्प्लीकेशन डेट जो पीपल्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं और चॉइसेस करते हैं अपने बारे में, बहुत सारे इवेंट्स के बारे में। जो बहुत सारे ऑथर्स ने एक फ्रेज़ इस्तेमाल की थी, डेस इन चूजिंग। इसका मतलब होता है द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एग्जिस्टेंस चूजिंग, कि इंसान अपने लिए क्या चूज़ कर रहा है इस दुनिया में, वो है उसकी बीइंग इन द वर्ल्ड, कि उसकी सिलेक्शन क्या है दुनिया के अंदर। जी, ह्यूमन बीइंग की मुकम्मल जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए मीनिंग्स को मैंने एक फ्रेज़ यूज़ की थी जी, आई एम। मे के लिए जो पावरफुल आई एम है, ये एक्सपीरियंस करता है द इम्पोर्टेंस एज ए प्री कंडीशन फॉर सॉल्विंग द पेशेंट्स प्रॉब्लम्स। ये जो प्री कंडीशंस होती हैं ये सॉल्व करती हैं ह्यूमन प्रॉब्लम्स को। फर्दर मोर, ये जो एक्सपीरियंस है सेल्फ का, एंड इज़ नॉट रिलेटेड टू द रिलेशनशिप विद द थेरापिस्ट और द सोसाइटी। ये थेरापिस्ट के साथ या सोसाइटी के साथ रिलेट नहीं करता है। तो मे के लिए जो आई एम है, एक्सपीरियंस इज़ नॉट लाइक द ईगो की तरह नहीं है। डेट इज़ द सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप, बट रादर ये है जी, आई एम द बीइंग हु कैन अमंग अदर थिंग्स नो हिमसेल्फ एज द सब्जेक्ट ऑफ व्हाट इज़ अकरिंग, कि इस चीज़ को समझना कि हो क्या रहा है, अकर क्या हो रहा है दूसरी चीज़ों के साथ, अपने आप को जानना, अपनी बार एज ए सब्जेक्ट, अपने आप को एज ए सब्जेक्ट जानना कि हो क्या रहा है, वक्त अकर क्या हो रहा है। तो बीइंग जो है वो एक्सपीरियंस है, डेट इज़ डिफरेंट दैन ईगो डेवलपमेंट। ये बीइंग जो है वो ईगो डेवलपमेंट से मुख्तलिफ है। ये जो एक्सपीरियंस है ये ऑन्टोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस है, और ये रेफ़र करता है साइंस ऑफ बीइंग और एग्जिस्टेंस, जिसको ऑन्टोलॉजी कहा जाता है। ये फ़िलासफ़ी है ऑन्टोलॉजी। ये जी वेज़ है बीइंग के, 4 इम्पोर्टेंट वेज़ रास्ते हैं जी बीइंग के, इनको आपने याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो है अमवेल्ट, ये रेफ़र करती है द बायोलॉजिकल वर्ल्ड और एनवायरनमेंट को। मिट वेल्ट जो है ये इसका मतलब है जी विद वर्ल्ड, दुनिया के साथ, यानी जो हमारी कंसर्न है एरिया ऑफ द ह्यूमन रिलेशनशिप्स के साथ है। उसके बाद एगनवेल्ट आ जाता है। एगनवेल्ट जो है ये ओन वर्ल्ड को कहते हैं, हमारी जो अपनी दुनिया है, रेफर कर रिलेशनशिप दैट इंडिविजुअल्स हैव टू दैट, जो इंसान का अपने आप से ताल्लुक़ होता है। और यूबरवेल्ट जो है रेफर्स करता है वन रिलेशनशिप विद स्पिरिचुअल और रिलीजियस वैल्यूज़ के साथ होता है। ये जो पहली 3 थी ये बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाई थी बेंस वेंगर ने, और जो लास्ट थी वो रिसेंटली एडेड की थी वैन ड्यूर्जेन ने। प्रोनाउंसिएशन की गलती हो सकती है जी, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज है, इसलिए इसके लिए मैं पहले से ही माजरत चाहता हूँ। टाइम एंड बीइंग को यहाँ पे बहुत एग्जिस्टेंस साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ख्याल किया गया है, और इसको मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स में ये लोग जो है एग्जिस्टेंशियल फ़िलासफ़र्स जो है वो उसको देखते हैं। उन्होंने 4 चीज़ों की तरह, जैसे टाइमिंग बीन हमने पहले फ़िलासफ़ीज़ की थी, तो टाइमिंग बीन अनविल्ट जो है वो हमारी जो अपनी जो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है या हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके हवाले से देखता है, कि जैसे हम क्लॉक को देखते हैं तो अनविल्ट उसी को इशू करता है। जो मेटविल्ट है बेसिकली अपनी जो विद वर्ल्ड है, इसका जो कंसर्न है हमारे एक दूसरे के रिलेशन के साथ, क्योंकि कोई कितना किसी का ख्याल रखता है, कितने अरसे तक रखता है, हमारे दूसरे लोगों के साथ कितने अरसे तक ताल्लुकात रहते हैं, उस चीज़ पे फोकस करता है। जो एगनवेल्ट है बेसिकली अपनी जो हमारी दुनिया है, अपने जो रिलेशनशिप्स हैं, हमारे जो
अपनी ज़ात के साथ ताल्लुकात है कि हम अपने आप को समझने में कितना टाइम लगाते हैं, हम अपने आप को समझने में कितना वक्त लगाते हैं, इस चीज़ पे फोकस करता है। और जो युबल वेल्थ है बेसिकली ये हमारे जो हम अपने स्पिरिचुअल और जो रिलीजियस वैल्यूज़ होते हैं उसको कितना टाइम देते हैं, किस ये भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें इंसान की एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है। यानी वक्त का तयन, वक्त कितना, हम अपनी ज़ात के लिए कितना वक्त देते हैं, दूसरों के लिए कितना वक्त देते हैं, हम अपने रिलीजियस इश्यूज़ के लिए कितना वक्त देते हैं, वो सारी चीज़ें ये भी हमारी एग्जिस्टेंस के ऊपर फोकस करती हैं और इस पर ये भी डिपेंड करता है हमारी पर्सनैलिटी इश्यूज़ के हवाले से। जी, एंजाइटी की हम बात करते हैं। मे के लिए जो है ये दूसरे एग्जिस्टेंशियल्स की निस्बत जो है एंजाइटी को उसने ब्रॉडली व्यू में देखा था, ब्रॉड व्यू में देखा, और इसने एंजाइटी की दो टाइप्स बयान की, नॉर्मल एंजाइटी और न्यूरोटिक एंजाइटी। जो इसका सिग्निफिकेंट सबसेट था नॉर्मल एंजाइटी का, और जिसका फोकस ऑफ अटेंशन था एग्जिस्टेंशियल था साइकोथेरेपिस्ट के लिए, वो था जी एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी। वो कहता है कि जो एंजाइटी है वो एक उसके जो फ़िज़िकल मैनिफेस्टेशंस हैं, वजूहात उसकी फ़िज़िकल उसके मैनिफेस्टेशंस पाई जाती हैं उसके अंदर, यानी जो इसका इजहार है वो फ़िज़िकल होता है, लेकिन ये जो अराइज़ होता है बेसिक नेचर जो है वो बीइंग की उससे। तो इंडिविजुअल वो कहता है कि लाजमी तौर पर उनको सामना करना पड़ता है दुनिया का जो उनके इर्द गिर्द होती है, उन्हें डील करना पड़ता है जो अनफोर्सीन फोर्सेस होती हैं, यानी जिसको थ्रोन कंडीशंस कहते हैं। हमें कभी भी किसी भी मुश्किल वक्त में, मुश्किल हालत में जो फंस जाते हैं उसका सामना करना पड़ता है, और जो हमारी, और इन जनरल हम कहते हैं कि एक डेवलप अ प्लेस विद इन देयर वर्ल्ड, और हमें अपनी प्लेस जो है वो दुनिया के अंदर डेवलप करनी पड़ती है। ये के लिए और येलोम के लिए जी नॉर्मल एंजाइटी की 3 फीचर्स हैं जो कि डिफरेंशिएट इसको करते हैं न्यूरोटिक एंजाइटी से। फर्स्ट जो है कि ये अप्रोप्रिएट है उन सिचुएशंस के लिए जिनको इंडिविजुअल जिनका सामना करता पड़ता है अपनी ज़िंदगी में, जिसको सामना करता पड़ता है। दूसरे, नॉर्मल एंजाइटी आम तौर पर रिप्रेस्ड नहीं है, दबी हुई नहीं होती, यानी हमारी बहुत सारी जो इलनेस होती है वो, यानी बहुत सारी जो हमारी इलनेस बीमारियां होती है, जो सीवियर इलनेस होती है, जैसे कि वो हमें मौत के करीब लेके जा रही होती है। दूसरा जो है वो थर्ड जो है वो नॉर्मल एंजाइटी, वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है एग्जिस्टेंशियल डिलेमास को कन्फ्रंट करने का, उनके सामना करने के लिए, जैसे कि डाइंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और चॉइसेस हैं। तो नॉर्मल एंजाइटी हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। जी, लिविंग एंड डाइंग की बात करते हैं। वो कहते हैं जो सर्टेनिटी होती है ज़िंदगी के बारे में, वो ज़िंदा रहने के बारे में, वो है उसकी टर्मिनेशन, कि वो उसका ख़ात्मा कब होगा। हम नहीं जानते कि हम कब मरेंगे, कब और कितना हम अरसा ज़िंदा रहेंगे, लेकिन जो अवेयरनेस है डेथ की, वो कभी भी उससे छुटकारा नहीं है। तो इंडिविजुअल जो हैं वो इस पे फाइंड करते हैं कि जो उनके क्लोज़ रिलेशनशिप्स होते हैं बेसिकली वो बफर करते हैं उनकी एंजाइटी को डेथ के बारे में, यानी वो उसको इनिशिएट करते हैं। इसके अलावा अवेयरनेस जो डेथ है वो हमारे अंदर एक ड्रेड इंडिविजुअल्स के अंदर पैदा करती है, यानी खौफ पैदा करती है। इट कैन आल्सो बी लीड टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव लाइफ, ये क्रिएटिव लाइफ की डेवलपमेंट भी करती है जो बेसिकली है। तो वर्क विद कैंसर पेशेंट इलस्ट्रेट हाउ इंडिविजुअल्स कोप विद देयर इमिनेंट डेथ, कि इंसान किस तरह अपनी जो मौत, जो यकीनी मौत होती है, उसके साथ किस तरह से वो उसका सामना करना पड़ता है। ये लोम्स ने काम किया था कैंसर पेशेंट्स के साथ, और उसके बारे में उसने फिर ये थ्योरी पेश की थी। जी, फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी और चॉइसेस की बात होती है तो फ्रीडम जो है वो टू लिव, और हमारी अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो हमारी आज़ादी है वो कैरी करती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, हमने क्या करना है। तो एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजिस्ट जो हैं या एग्जिस्टेंशलिस्ट जो हैं वो बिलीव करते हैं कि इंडिविजुअल्स कभी भी एंटर नहीं होता और नहीं छोड़ता एक स्ट्रक्चर्ड यूनिवर्स को, जिसका कि एक बाकायदा मरबूत एक डिज़ाइन होता है। जी, वैसे हम देखते हैं कि ये इस तरह से ये तीनों चीज़ें, फ्रीडम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चॉइसेस हैं, रिलेट नहीं करती, लेकिन इंडिविजुअल जब इनको हम देखते हैं कि ये बेसिकली इंटीग्रली रिलेटेड करती हैं, ये आपस में रिलेट करती हैं कि जब हमें फ्रीडम होती है, हमें आज़ादी होती है कि हमने क्या चॉइसेस बनानी है, जब हम अपने आप चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो फिर हम चॉइसेस बनाते हैं। यानी जब हमें इस चीज़ का आज़ादी होती है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन बीइंग इन द वर्ल्ड, कि आप अपनी एग्जिस्टेंस के लिए ख़ुद यहाँ पे आज़ाद हैं, तो फिर उसके मुताबिक हम अपनी चॉइसेस ख़ुद से बनाते हैं। तो आज़ादी ज़रूरी है। जब आज़ादी होगी, फ्रीडम होगी, तो फिर इंसान रिस्पॉन्सिबल होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब वो लेगा तो फिर वो अपनी ज़िंदगी की चॉइसेस खुद से डेवलप करेगा। ये बेसिकली जो थीम था मे और येलोम का।
रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली रेफ़र करती है हमारी अपनी जो चॉइसेस होती हैं उनको ऑन करना और डील करना हॉनेस्टली जो है उनके साथ और आज़ादी के साथ। तो सार्त्रे ने जो है यूज़ किया था द टर्म बैड फेथ का ये डिनोट करने के लिए जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अंदर आर फिनिट होते हैं और लिमिटेड होते हैं। जब इन्होंने डिस्कस किया था मे ने, तो उन्होंने कहा था कि जब फ्रीडम को वो डिस्कस करता है तो वो कहता है यू द कॉन्सेप्ट विलिंग एज द प्रोसेस बाय विच रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टर्न इनटू एक्शन। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्शन में बदल जाती है तो उसके दो उसने एस्पेक्ट्स बयान किए थे विलिंग के, एक विशिंग था और एक डिसाइडिंग था। तो मे कहता है उन्होंने साइकोलॉजिकल इलनेस को डिस्कस किया था कि जब हमारी विश करने की इनेबिलिटी होती है, ख्वाहिश की इनेबिलिटी, यानी ख्वाहिश नहीं कर सकते, और तो ये क्या करती है कोनोट्स एम्प्टीनेस और डिस्पेयर। इसका जो मफहूम निकलता है फिर वो निकलता है जी एम्प्टीनेस और डिस्पेयर यानी महरूमी की शक्ल में। और जो ये थेराप्यूटिक टास्क का पार्ट है एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट का, इसका जो होता है कि ये हमने इंडिविजुअल्स की फीलिंग्स को मोबिलाइज़ करना है सो कि इस किस लिए कि वो विश कर सकें और देन एक्ट ऑन चॉइसेस और फिर अपनी चॉइसेस के मुताबिक वो अमल कर सकें। जी, आइसोलेशन और लविंग की बात होती है। वो कहता है कि हम ह्यूमन हैं और हम अकेले हैं जी, तन्हा हैं अपने थॉट्स के लिए, अपनी एबिलिटी सोचने की एबिलिटी के लिए, अपने ज़िंदगी के लिए, अपने माजी के लिए, अपने हाल के लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए। वो कहता है कि हत्ता कि एक थेरापिस्ट या एक जो साथी है, जीवन साथी है, वो भी हमें कम्प्लीटली नहीं जानता। जी, येलोम ने जब डिस्कस किया था आइसोलेशन को तो उसने डिफरेंशिएट किया था, इसकी 3 टाइप्स आइसोलेशन की बयान की थी। एक को इंटरपर्सनल कहते हैं, एक इंट्रापर्सनल कहता है और एक को एग्जिस्टेंशियल आइसोलेशन कहता है। इंटरपर्सनल आइसोलेशन जो है वो जब हम दूसरों के साथ एक वो रखते हैं, फासला रखते हैं, वो जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो, वो साइकोलॉजिकल डिस्टेंस हो या वो सोशल डिस्टेंस हो, तो उसको इंटरपर्सनल कहा जाता है। इंट्रापर्सनल जो आइसोलेशन है वो अकर होती है जब हम अपने ही जो ज़ात को एक दूसरे के साथ वो अलहदगी इख्तियार करते हैं, उसमें तन्हाई का शिकार हो जाते हैं अपनी ज़ात के अंदर ही, जिसमें हम डिफेंस मैकेनिज़म्स का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं अपनी विशेज़ से अनअवेयर होने के लिए। उसको उसने इंट्रापर्सनल आइसोलेशन, यानी जब हम खुद के बारे में भी जान नहीं सकते या अपने कुछ विशेज़ जो होती हैं उनको दबाना चाहते हैं। एग्जिस्टेंशियल आइसोलेशन जो कि इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, वो कहता है इवन मोर बेसिक देन अदर जो है पर्सनल और इंटरपर्सनल आइसोलेशन के जो है वो बेसिक है। वो कहता है ये रेफ़र करती है बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है, रेफर्स टू बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। देयर इज़ अ सेंस ऑफ अलोननेस, हमारे अंदर एक जो सेंस है ना तन्हाई की और आइसोलेशन की, अलहदगी की, वो हमारे अंदर जो है वो उभरती है, वो पैदा होती है। जब इंसान के अंदर ये सेंस उभरती है, जब उसके अंदर तन्हाई की पैदा होती है, तो उसने एग्जिस्टेंशियल आइसोलेशन का नाम दिया, जब हम अपनी ही दुनिया से सेपरेट हो जाते हैं। जी, मीनिंग एंड मीनिंग लेसनेस की बात होती है। मेयर यूलूम ने यहाँ पे पॉइंट आउट किया था कि ह्यूमन बीइंग जो है उनको सेंस ऑफ मीनिंगफुलनेस की जो है उनके अंदर नीड होती है अपनी ज़िंदगियों में। अब जो सेंस ऑफ मीनिंग जो है वो इंसान को एक इंटरप्रेट करने का, इवेंट्स को इंटरप्रेट करने का जो है वो एक रास्ता फराहम करती है जो कि इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, इस दुनिया में होते हैं, और यही जो है उसकी इस मीन्स को फर्निश करती है जो इंसान अपनी वैल्यूज़ को डेवलप कर रहा होता है, और किस तरह से इंसान ज़िंदा रहता है और ज़िंदा रहने की जो उसके अंदर ख्वाहिश होती है वो सिर्फ़ किसकी वजह से होती है, जब उसकी जो है उसके अंदर सेंस ऑफ मीनिंगफुलनेस पैदा होती है उनकी ज़िंदगियों में। जी, सेल्फ़ ट्रांसेंडेंस की बात होती है कि वो कहता है ये एग्जिस्टेंशियल नेचर होती है ह्यूमन बीइंग की कि वो ट्रांसिट करता है, उसको अबूर करता है, उससे निपटता है अपनी जो इमीडिएट सिचुएशन होती हैं, अपनी जो सेल्फ़ इंटरेस्ट होते हैं उनको, कि वो कुछ हासिल करना चाह रहा होता है। यहाँ पर ब्यूबर ने जो है वो लिखा था कि ऑल दो जो है ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो बिगिन करते हैं, उनकी जो शुरुआत है कि व्हाट दे वांट, वो क्या चाहते हैं, वह उनके जो है मीनिंगफुल उनके लिए क्या चीज़ है, और दे शुड नॉट एंड विद दैम सेल्व्स, उनको और शुड फॉरगेट दैम सेल्व्स, अपने आप को भूलना चाहिए, और जो किस तरह से अपने आप को उन्होंने दुनिया के अंदर इमर्स करना है, उसके अंदर दाखिल करना है। तो बॉस ने रिमार्क्स किया था कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अंदर कैपेसिटी होती है ट्रांसेंडिंग की, उसको अबूर करने की, किसी भी जो उनके इमीडिएट सिचुएशंस होती हैं, और क्योंकि उनके अंदर एबिलिटी है अंडरस्टैंड करने की अपनी बीइंग को, और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बीइंग के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की उनके, इसलिए उनके अंदर इंसान के अंदर सेल्फ ट्रांसेंडेंस होती है कि वो किस तरह से उन्होंने चीज़ों को हासिल करना है और किस तरह से उनसे अबूर करना है।
अगली हमारी जो थीम टर्म है वो स्ट्राइविंग फॉर ऑथेंटिसिटी की है। ये जर्नी टुवर्ड ऑथेंटिसिटी जो होती है, इसको ये मेन फोकस रहा है जी एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट का। ऑथेंटिसिटी जो यहाँ पर है वो रेफर्स करती है जो सेंट्रल जेन्युइननेस है और अवेयरनेस है ऑफ बीइंग, यानी बीइंग की जो सेंट्रल जेन्युइननेस है और अवेयरनेस है उसको ये यहाँ पर रेफ़र करती है। और ये इंक्लूड करती है जो विलिंगनेस होती है कि इंडिविजुअल की तो अपनी लिमिटेशंस को फेस करना, जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस की लिमिटेशंस हैं उनको फेस करना। उसके अलावा जो इश्यूज़ होते हैं रिलेटेड टू बीइंग ऑथेंटिक जो है उनके साथ रिलेट, ये हमारे रिलेट करती है जी मोरल चॉइसेस के साथ, जो मीनिंग ऑफ लाइफ के साथ और एंड बीइंग ह्यूमन के साथ ये रिलेट करती है। ये जो कॉन्सेप्ट था बेसिकली ये कोबासा और मेडी ने जो है इसको एक्सप्लेन किया था, और ये किया था जब उन्होंने कंट्रास्ट किया था जो अफराद के दरमियान जो वैल्यूज़, एक्सपीरियंसेस, सोशल इंटरेक्शन और जो उनके थॉट्स होते हैं और फीलिंग्स होती हैं अथेंटिक इंडिविजुअल्स की और इनअथेंटिक इंडिविजुअल, उनके दरमियान कंट्रास्ट करके उन्होंने ये जो है इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था। वो कहता है कि तो वैल्यूज़ जो होती हैं और जो गोल्स होते हैं अथेंटिक इंडिविजुअल्स के वेरी मच देयर ऑन उनके अपने होते हैं, वेयर एज जो इनअथेंटिक इंडिविजुअल्स होते हैं उनके जो गोल्स होते हैं वे वैल्यूज़ पे बेस करते हैं और दूसरों की वैल्यूज़ पे बेस करते हैं, और वो लेस कॉन्शियस होते हैं इस चीज़ के भी कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू देम। यानी ये फ़र्क है जी अथेंटिक और इनअथेंटिक। यानी जो अथेंटिक ह्यूमंस होते हैं उनकी अपनी सोच होती है, अपनी फीलिंग्स, अपने गोल्स होते हैं और अपनी वैल्यूज़ पे बेस करते हैं, लेकिन जो इनअथेंटिक पर्सनस होते हैं वो दूसरों के ऊपर बेस करते हैं, उनकी वैल्यूज़ दूसरों के ज़रिए से सेट की जाती हैं। जो सोशल इंटरेक्शन की जब हम बात करते हैं तो अथेंटिक इंडिविजुअल जो होते हैं वो ओरिएंटेड होते हैं टुवर्ड इंटीमेसी की तरफ, और वेयर जो इनअथेंटिक इंडिविजुअल्स होते हैं वो मोर कंसर्न्ड होते हैं विद सुपरफिशियल रिलेशंस की तरफ। क्योंकि जो इंडिविजुअल्स बीइंग है वो मेजर फोकस है एग्जिस्टेंशियलिस्ट राइटर्स की, तो जो उन्होंने जो डिवोट किया तो मच अटेंशन उन्होंने डिवोट की वो तो डेवलपमेंट ऑफ ऑथेंटिसिटी और वैल्यूज़ के ऊपर। तो मे जो है उसने डिस्क्राइब किया था 4 स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टेंशियल अवेयरनेस। पहली जो स्टेज है वो कहता है इज़ द इनोसेंस एंड ओपननेस टू एक्सपीरियंस ऑफ द इन्फेंट। जी इन्फेंट्स की जो इनोसेंस ओपननेस होती है एक्सपीरियंसेस के लिए। सेकंड स्टेज एज 2 से 3 साल की होती है, तो चिल्ड्रन जो है रिएक्ट करते हैं टू द वैल्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम। और जो थर्ड स्टेज होती है उसमें जो कॉन्शियसनेस है वन सेल्फ के बारे में एज एन इंडिविजुअल वो पैदा होता है। फोर्थ स्टेज में जो है वो ट्रांसेंडेंट कॉन्शियसनेस होती है, इन विच इंडिविजुअल जो है वो स्टैंड आउटसाइड देमसेल्व्स और जो है अवेयर होता है अपनी दुनिया के साथ और उसने उसके साथ किस तरह से रिलेट करना है। यानी वो ट्रांसेंडेंट कॉन्शियसनेस उसके अंदर पैदा हो जाती है, यानी शऊरी तौर पर वो चीज़ों से नाबरदाश्त होने की सलाहियत उसके अंदर पैदा हो जाती है। तो ये जो है डेवलपमेंट की जो उन्होंने ऑथेंटिसिटी को डेवलप और वैल्यूज़ के डेवलप करने की जो स्टेजेस बयान की थी वो ये होती हैं इंसान की। जी ये तो था आज का हमारा एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी। उम्मीद है कि आपको इसके बेसिक थीम्स और बेसिक जो टर्म्स हैं वो समझ आ गई होंगी। जिन लोगों का इसके अंदर कंट्रीब्यूशन था एग्जिस्टेंस के ऊपर, ये जोर देता है ह्यूमन बींग्स के एग्जिस्टेंस के ऊपर और बीइंग के ऊपर, तो इन चीज़ों के बारे में आपको अवेयरनेस हो गई होगी। थोड़ा मुश्किल ज़रूर था लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को आसानी के साथ और आसान अल्फाज के साथ मेन जो इसके थीम्स हैं और जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझ जो है वो आप तक पहुंचा सकूं और आप उनको समझ सकें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।